राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल की वार्षिक बैठक का शुभारंभ किया। एक निजी स्कूल के प्रांगण में 2 दिन के इस अधिवेशन में विशेषज्ञ चिकित्सा के क्षेत्र में अपने योगदान को साझा करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी कार्यक्रम में वर्चुअली मौजूद रहे। आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 1947 से 2017 तक यानी 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे। 2017 से 2022 के बीच 35 नए मेडिकल कॉलेज के साथ एक जनपद 1 मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं। आरोग्य के प्रति सरकार नए नए प्रयास कर रही है। ऐसे प्रयासों का आरोग्य भारती जैसे संगठनों का नेतृत्व करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस बैठक में इन सारी चीजों पर मंथन होगा और दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का आरोग्य से क्या संबंध हो सकता है, इस विषय पर शोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आधे रोग तो सतर्कता से दूर किए जा सकते हैं। शेष बीमारियों को दूर करने के लिए थोड़े अलग और नए प्रयास करने होंगे और योग के प्रति दुनिया में जो भाव है वो भारत की समृद्ध आरोग्यता के प्रति भाव को दर्शाता है। मैं आरोग्य भारती को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यह बैठक देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश न केवल देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी करता है। और भगवान धन्वंतरी जिनकी स्मृति को ध्यान में रखकर के हम लोग इस आयोजन को आगे बढ़ाते हैं, उनकी पावन भावभूमि भी उत्तर प्रदेश की ही धरती है। और इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आरोग्य भारती अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए विगत 20 वर्षों से कार्य कर रही है। और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आरोग्य भारती के स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं की कार्य पद्धति को हम सब ने बहुत नजदीक से महसूस भी किया। तो आरोग्य भारती उन कुछ चुनिंदे संगठनों में से एक था जिसने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उत्तम आरोग्यता प्रदान करने के लिए कोरोना कालखंड में एक कार्य भी उस अभियान के साथ जुड़ करके एक सराहनीय प्रयास किया था। 25 करोड़ की आबादी के राज्य में हमारे 75 जनपद हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे। और 2017 से लेकर 2022 के बीच में वर्तमान में हम लोग प्रदेश के अंदर 35 नए मेडिकल कॉलेज के साथ एक जनपद 1 मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ चुके हैं। आरोग्य भारती जैसी संस्थाओं को भी शोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ भी खाएंगे वह व्यक्ति के पेट में जाकर के अगर गलत होगा, विष होगा, तो विष अपना प्रभाव दिखाएगा ही। और अगर वह विष मुक्त होगा तो उसकी उत्तम आरोग्यता में भी उसका योगदान हो सकता है। आरोग्य भारती इस दिशा में बहुत कुछ कर सकती है। आरोग्य भारती ने बहुत अच्छे सुझाव हमें कोरोना कालखंड में दिए थे। आरोग्य भारती इस दिशा में बहुत कुछ कर सकती है, बहुत अच्छा कार्य कर सकती है। ये संभावनाएं हमारे पास मौजूद है और मुझे विश्वास है कि आरोग्य भारती का ये अखिल भारतीय प्रतिनिधि
सभा की बैठक इन सब पर मंथन करते हुए हमारे दैनिक जीवन की क्रियाकलापों के अंदर जो हमारा नित्य प्रति की दिनचर्या है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, हमारे नियमित खान पान किस रूप में है और इसका आरोग्यता से क्या संबंध है, या फिर अन्य चीजों को लेकर के भी बहुत चीजें हम लोग देश और दुनिया के सामने दे सकते हैं। आधी बीमारी तो केवल सावधानी और सतर्कता से हम दूर कर सकते हैं। शेष जो बीमारी बचेगी उस बीमारी को दूर करने के लिए थोड़े से प्रयास और होंगे तो हम लोग एक स्वस्थ समाज से स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने में कोई देर नहीं लगेगी। मुझे लगता है कि आरोग्य भारती को इस दिशा में एक नए अभियान को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है। इस नए एज की, न्यू एज की इस पद्धति को जब हम अपनाएंगे तो आप देखना वैश्विक मंच पर एक बार फिर भारत छाता हुआ दिखाई देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अखिल आरोग्य भारती के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहां पर अपने चिंतन और मंथन से जिस अमृत को यहां से निकालेंगे उसको आम जन तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता कर भाजपा द्वारा 16 अक्टूबर को रामलीला मैदान में होने वाले सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि रविवार 16 अक्टूबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा 1 लाख कार्यकर्ताओं के विशाल पंच परमेश्वर सम्मेलन का शंखनाद होगा। साथ ही हमारे 8 मोर्चों व सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के पंजीकरण हेतु गूगल फॉर्म के लिंक कार्यकर्ताओं को भेजे जा रहे हैं। अभी तक लगभग 50,000 लिंक भेजे जा चुके हैं। सभी पंजीकृत कार्यकर्ताओं को डिजिटल आई कार्ड दिया जाएगा। 16 अक्टूबर दिन रविवार को रामलीला मैदान पर 1 लाख कार्यकर्ताओं के हुंकार, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं की एक हुंकार, जिसका शंखनाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी करने वाले हैं। और इससे पूर्व पूरी दिल्ली के अंदर 1.5 महीने से लगातार बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने के लिए पंच परमेश्वर की लिस्ट तैयार की है। इसमें सभी मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे 8 मोर्चा है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा, किसान मोर्चा, शेड्यूल ट्राइब मोर्चा, 8 मोर्चा और जितने भी प्रकोष्ठ हैं वो सभी प्रकोष्ठ, भाषाई प्रकोष्ठ, उत्तराखंड, हिमाचल, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली में रहने वाले जितने भी साउथ इंडियन सेल के हमारे पदाधिकारी हैं, नॉर्थ ईस्ट सेल के पदाधिकारी हैं, दिल्ली में रहने वाले सभी प्रांतों के हिसाब से जो लोग यहाँ रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो सभी कार्यकर्ता, प्रोफेशनल्स, एनजीओ, एमबीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर, बाई प्रोफेशन जो सेल्स है, वो सभी सेल्स के हजारों कार्यकर्ता, ऐसे मिलाकर 1 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं, जो वर्तमान में पदाधिकारी हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसका शंखनाद, सिंहनाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से होगा। इसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने 7 लोकसभा के हिसाब से इंचार्ज बनाए हैं और हर जिले के प्रभारी बनाए हैं, हर मंडल के प्रभारी बनाए हैं, हर शक्ति केंद्र यानी 4-4, 5-5 बूथ पे इसके प्रभारी बनाए हैं, जो दिन रात प्रवास करके इस काम को कर रहे हैं। खास बात होगी कि ये ऑनलाइन लिंक उन कार्यकर्ताओं को गूगल लिंक भेजा जा रहा है और अभी तक 50,000 से ज़्यादा लिंक कार्यकर्ताओं को भेजे जा चुके हैं। जो लिंक कार्यकर्ताओं को जाएगा, वो लिंक जब वो डाउनलोड करेगा तो अपना डाटा भेजेगा और वो डाटा भेजने के साथ ही हम एक उनको आई कार्ड मुहैया कराएंगे, जो आई कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा। जैसे ही वो अपने
रामलीला मैदान के कैंपस में एंट्री करेंगे उनके प्रवेश की सूचना हमारे पास बाई नेम आ जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन के साथ ही वो सम्मेलन समाप्त होगा। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 12 अक्टूबर को उसी रामलीला मैदान में हम भूमि पूजन करने वाले हैं, जहाँ फ्लैग होस्टिंग होगी, जिस फ्लैग होस्टिंग को हमारे प्रभारी जी आदरणीय पांडा जी, सह प्रभारी डॉक्टर अलका जी और पार्टी के सभी सांसद, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एलओपी सब मिलकर वो फ्लैग होस्टिंग करेंगे, जिसमें पूरी दिल्ली के प्रमुख लोग, संत समाज, हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग, वाल्मीकि बंधु वहां आकर उस भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और उसके बाद 13 तारीख को 7 लोकसभा में हम एक एक झंडा लेकर उसका श्री गणेश करेंगे लोकसभा स्तर पर, जिसमें प्रचार वाहन करेंगे। और इस प्रचार की श्रृंखला में पूरी दिल्ली की 7 लोकसभा में हम पोस्टर अभियान चलाएंगे और होर्डिंग लगाने का अभियान चलाएंगे। प्रचार अभियान की प्रारंभ 13 और 14 तारीख को होगा और उसके साथ ही साथ ये रामलीला मैदान में 16 अक्टूबर को लगभग 2000 बसों से कार्यकर्ता वहां पहुंचने वाले हैं। बसों की व्यवस्था हो, मंच की व्यवस्था हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या वहां आने वाले कार्यकर्ताओं को पानी की व्यवस्था हो, इत्यादि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, पार्किंग की व्यवस्था हो, प्रशासन की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ और सुंदर बनाने का कार्य जारी है। ये शंखनाद, ये सिंहनाद जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार दिल्ली के अंदर किसी इतने बड़े कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आ रहे हैं, इसके लिए उनके स्वागत के लिए भी हमने वहां पर विभिन्न प्रदेशों के लोक संस्कृति के कार्यक्रम भी उस मंच से होंगे। उसमें उत्तराखंड है, उसमें बंगाली है, उसमें पंजाबी है, उसमें हमारे दक्षिण भारतीय है। ऐसी लोक परंपरा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार का ये सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन 16 अक्टूबर को रामलीला मैदान में होगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राजधानी में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया, जिसकी संभावना मौसम विभाग ने पहले ही जता दी थी। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में काफी बारिश होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन उस हिसाब से बारिश नहीं हुई। बीते शुक्रवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई, पर आज सुबह यानी शनिवार सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है और पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है और लगातार मौसम सुहाना बना हुआ है। पर भारी बारिश के चलते कई इलाके पानी पानी हो चुके हैं और यातायात प्रभावित है। हालांकि बारिश के बीच तेज हवाओं के कारण मौसम और भी खुशनुमा हो गया है। अब दिल्ली वालों को यही उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का दौर यूं ही चलता रहे तो लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। प्रीति मैम, आज हम इस समय करोल बाग मेन मार्केट में हैं हम इस समय, और यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जगह जगह से लोग आते हैं। तो इसी बीच में आज मौसम भी बहुत सुहाना है, तो उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? मौसम सुहाना है, अच्छा लग रहा है, बट स्वेटिंग भी है, चिपचिप सा भी लग रहा है। चिपचिप सा लग रहा है? नहीं है। अच्छा। और कहते हैं इस ऐसे मौसम में क्या क्या खाने को मन करता है? मैं तो डीप फ्राई खाती नहीं हूँ, वैसे लोगों की पसंद डीप फ्राई होती है। हाँ। बट हम तो अभी आइसक्रीम खा के आ रहे हैं। हाँ। तो और क्या कहना चाहेंगे मौसम के बारे को लेकर के?
क्या ऐसे मौसम रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल रहना चाहिए। अभी पीछे कितनी गर्मी थी, हाँ बट थोड़ी हवा होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। इसके बारे में यही कहना है कि बारिश होने से हम लोग का जो भी प्लांट, जो भी पौधा है, ये सब है ना एकदम हरा भरा हो जाता है। इससे क्या होता है कि मतलब मन थोड़ा सा होता है, अच्छा हरियाली टाइप का, खुशी टाइप का आता है। वेरी गुड। और बारिश के कारण थोड़ा सा रोड गंदा हो जाता है, किचकिच हो जाता है। इस मौसम में क्या क्या खाने को मन करता है? यहाँ पकौड़ी, चाट, चाउमीन, ये सब। तो अभी आपने खाया? भी नहीं, अभी खाएंगे। अब जाके खाएंगे? मतलब मौसम का लुत्फ उठाएंगे? लुत्फ उठाएंगे। अभी आए थे, ऐसे ही घूमने आए थे। हाँ। ये बहुत अच्छा मौसम हुआ है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर सभी लोग निकले हुए हैं। हाँ। कुछ व्यापारी वर्ग जो है थोड़ा सा परेशान भी हैं कि अपना जो माल बाहर निकालते हैं थोड़ा सा दुखी हैं। हाँ। भाई सबके लिए हर मौसम सूटेबल नहीं होता है। हाँ। जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं जी। मेरा इतना ही कहना। तो ऐसे मौसम में क्या क्या खाने को मन करता है? सर इसमें तो जो खाने वाले हैं, जो मेरे जैसे वेजिटेरियन हैं, उनके लिए चाय, पकौड़े, समोसा बहुत बढ़िया। यही कहना चाहूँगा कि सभी इस मौसम में अपना ध्यान रखें। बुजुर्ग लोग जो हैं थोड़ा सा अपने आप को इस मौसम में बचा करके रखें, बस यही कहना चाहिए। मौसम तो अच्छा हो गया है इस वक्त, तो मतलब घूमने का भी है। हाँ। लेकिन फिर भी जो रोड्स की कंडीशन है उसकी वजह से तो बहुत दिक्कत आ रही है। जी। जो बारिश हो रही है उससे बहुत परेशानी सी महसूस। लाउड जी। भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। और ऐसे मौसम में क्या क्या खाने को मन करता है सर? जितनी भी तली हुई चीज़ें सारी अच्छी लगती है। जैसे पकौड़े, समोसे, छोले भटूरे, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। जी। लेकिन जब तक ये साफ सफाई नहीं होगी ना तो ये चीज़ें भी खाने की इच्छा नहीं करती बाहर। हाँ, ये बात तो है सर, साफ सफाई ना हो तो ये बहुत ज़रूरी है। गर्मी जो है बहुत, पहले बहुत गर्मी से मतलब विचलित हो रहे थे ना, अब राहत हो गई। अभी उतनी राहत नहीं हुई है। अच्छा, मतलब और बारिश होने की होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो रहेगा अभी। जी। अब तो मौसम तो ठंडा आने वाला है, तो इस बारिश के बाद हो सकता है ठंडा हो जाएगा। मेरा नाम एडवोकेट एस.के. ढलोर है। सर आपको पता होगा दिल्ली के सारे हर मौसम का दिल्ली इंडिया मज़ा लेता है। बाहर के देशों में कोई इस तरीके के मौसम नहीं आते हैं। ये भारतवर्ष की एक खासियत है, इसमें हर प्रकार के मौसम आते हैं। जैसे कि बारिश के टाइम पे बारिश होती है, वो भी अनलिमिटेड भी होती है और लिमिटेड भी होती है। सर्दी भी ऐसी पड़ती है कि दिल्ली की सर्दी हर जगह मशहूर होती है। कई गाने भी बने हुए हैं इस पर, और गर्मी दिल्ली की सर्दी के ऊपर गाना भी बना हुआ है। जी। और गाने कौन से हैं? एक गाना आया था कि सबसे बढ़िया दिल्ली की सर्दी, आपने सुना होगा उसका। जी। और दिल्ली की गर्मी पे भी एक गाना बना हुआ था जो अभी प्रेजेंट हुआ था जी, कि भाई गर्मी पे गाना आया था। जी। अब मैं ये कहना चाहूँगा आज का मौसम बड़ा मस्त और सुहाना है। ऐसा लग रहा है हम मंसूरी में खड़े हुए हैं। क्या बात है। करोल बाग में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सारे लोग देखो मंत्रमुग्ध हैं और अब सब अपने शॉपिंग में लगे हुए हैं। वैसे भी त्योहारों का माहौल है। दिल्ली के अंदर रामलीला भी अभी खत्म हुई, अब दशहरा भी खत्म हुआ है। अब आपको पता ही है दिवाली आ रही है, तो लोग शॉपिंग में लगे हुए हैं। लेकिन इस मौसम में निकलने का मजा ही अलग है। हम भी अभी निकले हैं इसी मौसम में बाहर। जी सर, ऐसे मौसम में क्या क्या खाने को मन करते हैं सर? इस मौसम में तो आपको पता होगा गर्मा गर्म पकौड़े हो जाएं, चाय हो जाए जबरदस्त एकदम। जी। तो उसका मजा ही कुछ और है। और दिल्ली की तो खाने की सारी चीज़ें मुझे, वैसे मैं चांदनी चौक से जिलाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। तो मैं चांदनी चौक में रहता हूँ, वहाँ का हर खाना बड़ा लज्जिज और बढ़िया होता है। आपको पता होगा वहाँ के चाट, पकौड़े, जलेबी सब फेमस है। और करोल बाग का अपना मजा है। यहाँ कुल्फ़ी खा के देखो, इनकी मशहूर कुल्फ़ी है। रोशन जी कुल्फ़ी खा के दीजिए, जहाँ हम खड़े हैं रोशन कुल्फ़ी जी का बड़ा नाम है। और हम आपके बड़े आभारी हैं कि आपने हमें मौका दिया बोलने का। और इस मौसम का मजा कुछ अलग। प्रदीप सूद और मैं करोल बाग विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारा करोल बाग जो है वो पूरी दिल्ली में मशहूर है। और इसकी काबिलियत और उसकी सफलता का जो श्रेय जाता है वो हम लोगों पे ही जाता है कि हम सजो के रखते हैं। यहाँ पे कोई लूटपाट नहीं होती है। और यहाँ पे बहुत सभ्यता और बहुत ही अच्छे संस्कारों से हम यहाँ पे अतिथि का जो आगमन करते हैं, हम उनको स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव का मतलब हम करोल बाग से ज़्यादा और कोई जान भी नहीं सकता। और दिल्ली में पूरी दिल्ली तो जानती है अतिथि देवो भव, पूरे इंडिया को दिल्ली संभालती है, व्यापार कैपिटल है। और इतना अच्छा मौसम जो है 2 दिन से हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है और छोटी छोटी बुहार आ रही है। जी। और इसका मज़ा लेने के लिए तो पब्लिक बाहर निकल भी रही है। मगर इसका कोई ये नहीं है कि शादी ब्याह शॉपिंग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप इस मौसम में बाहर निकलो और अच्छी तरह से घूमो। कोई किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ना भीगने की, ना किसी को वायरस की, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम नॉर्मल है। गर्मी के टाइम गर्मी और सर्दी के टाइम सर्दी। और इस समय जो है खाने का जो है क्या है, मतलब खाने के लिए तो हमारी दिल्ली में कमी है नहीं मतलब इस मौसम में जी हर प्रकार के यहाँ पे जो लोग हैं, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, वो दोनों ही मज़ा ले सकते हैं इस करोल बाग में आके।
करोल बाग में आपको नॉन वेज में बहुत अच्छे से अच्छा आइटम मिलेगा और वेज में भी आपको बहुत अच्छे से अच्छा आइटम मिलेगा। यहाँ पे पटरी से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक सब फेमस है, सबके अपने अपने टेस्ट हैं। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे छोटे व्यापारी है, जो समोसे, ब्रेड, पकोड़े, ये जो हम स्नैक्स बेचते हैं, उन लोगों को भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन लोगों को आप सपोर्ट करें, क्योंकि मेड इन इंडिया तो वही है जो हम लोग पकोड़े बनाते हैं, चाय बनाते हैं। यही दिल्ली का और इंडिया का फेमस डिश तो यही है, चाय और पकोड़े। तो उसमें आप बाहर से ख़रीदें और देख के ख़रीदें कि कैसे बना रहा है कैसे नहीं। इसके लिए मैं आप सबको एक आग्रह कहता हूँ कि आप सही रहिए, सलामत रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी जी, बताइए। इस मौसम का मज़ा लीजिए, ठंडी ठंडी फुहार का मज़ा लीजिए। हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं खुशियों की बहार, इस सदाबहार मौसम का मजा लीजिए। गुजरात में आगामी चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आए दिन गुजरात के दौरे कर अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। इसी सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के दाहोद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव जीत रही है। यहां पार्टी की 94-95 सीट आ रही है। चुनाव में 40-50 दिन शेष रह गए हैं। धक्का मारेंगे कि दिल्ली पंजाब का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 1 दिसंबर के दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और 1 मार्च से गुजरात के लोगों के बिजली के बिल 0 आएंगे। आईबी की एक रिपोर्ट आई है। आईबी मतलब एक खुफिया एजेंसी है सरकार की। केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है, जासूसी एजेंसी। केंद्र सरकार ने गुजरात में उस एजेंसी को भेज के एक सर्वे कराया, जरा पता करके आओ गुजरात में कौन जीत रहा है, किसकी हवा है, किसकी सरकार बन रही है। सरकारी एजेंसी है, हमारी नहीं है। आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि आने वाले चुनाव में गुजरात में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यह मैं नहीं कह रहा, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन उस रिपोर्ट में लिखा है कि आम आदमी पार्टी की 94-95 सीट आ रही है। अभी किनारे पे है, बस थोड़ी सी जीत है। जीत रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन 2-3 सीट से जीत रही है। अब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सबको। 2-3 सीट से नहीं, कम से कम 40-50 सीट से जीत होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जो अभी मान साहब ने भी कहा, ईशुदान भाई ने भी कहा कि 40 दिन रह गए, 50 दिन रह गए चुनाव के। अब थोड़ी सी अगर धक्का मारेंगे, जोर का धक्का मारेंगे, तो पंजाब के और दिल्ली के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। गुजरात में इतनी सीट आनी चाहिए, इतनी सीट आनी चाहिए। तो अब सरकार तो बनने जा रही है, मेहनत करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे मेहनत? सरकार तो बनने जा रही है। 1 दिसंबर को सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। सबसे पहला काम क्या करेंगे? भ्रष्टाचार खत्म करेंगे गुजरात से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में 27 साल में कोई सड़क बनी? कोई स्कूल बना? कोई अस्पताल बना? किसी को दवा दारू दी इन्होंने? कोई काम कराया इन्होंने? कोई काम नहीं कराया इन्होंने। 27 साल में इन्होंने कोई काम नहीं कराया। ये हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कहां करते हैं? अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, स्विस बैंक में ले जाते हैं। इतना पैसा कमा लिया, अपनी बीवी के नाम जमीन, बेटे के नाम जमीन, दादे के नाम, बच्चे के नाम, जो पैदा नहीं हुआ उसके नाम भी जमीन खरीद ली उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारा पैसा इनसे वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दिल्ली में लगभग 42 लाख लोगों के जीरो बिल आते हैं। पंजाब में 50 लाख घरों के जीरो बिल आते हैं। गुजरात के अंदर जीरो बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? 1 मार्च के बाद से नोट कर लो, 1 दिसंबर को सरकार बनेगी। 2-3 महीने लगेंगे सारी कार्रवाई पूरी करने में। 1 मार्च से गुजरात के लोगों के जीरो बिजली के बिल आया करेंगे।
ये दोनों पार्टियां मेरे को खूब गाली दे रही हैं, कह रही हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है, केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है। गुजरात के मुख्यमंत्री को हर महीने 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। गुजरात के मंत्रियों को हर महीने 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। गुजरात के मुख्यमंत्री को बिजली फ्री मिले तो कोई बात नहीं, गुजरात के मंत्री को बिजली फ्री मिले तो कोई बात नहीं, गुजरात की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाए तो इनको मिर्ची लगती है। अगर मुख्यमंत्री को बिजली फ्री मिलती है, मंत्री को बिजली फ्री मिलती है, तो जनता को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपको बिजली मुफ्त देंगे। 1 मार्च से आपका बिजली का बिल 0 आया करेगा। पूरे गुजरात के अंदर इस टाइम एक आंधी चल रही है बदलाव की। यहां भी इतने सारे लोग आए हुए हैं, मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे आज इस सभा के अंदर। आज इनको बीजेपी वालों को नींद तो नहीं आती। पूरे गुजरात में बदलाव की आंधी चल रही है। और जब से आईबी की रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, ये बीजेपी और कांग्रेस की सीक्रेट मीटिंग होने लग गई है। खूब सीक्रेट मीटिंग हो रही है दोनों के नेताओं की कि कुछ भी करो, ये आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कुछ भी करो। आप लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, अभी ये खत्म होते ही अपने अपने फोन निकाल लेना। फोन निकाल के व्हाट्सएप में जितने लोग हैं सबको मैसेज भेज देना कि भाई इस बार मैं तो आम आदमी पार्टी को दे रहा हूं, तू भी दे दे अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बोलो करोगे? अभी आधे घंटे के अंदर सारे कर लेना। व्हाट्सएप के ऊपर सबको मैसेज भेज दो और अपनी अपनी डीपी बदल लो। सारे जने अपनी डीपी में आम आदमी पार्टी का लगा लो। 100 लोगों के पास जाके बोलना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है, झाड़ू को वोट देना है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने शनिवार को प्रेस वार्ता में क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर पर एमसीडी की जमीन पर अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया है। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करना अपराध है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली में इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत गांधीनगर से बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने की थी। दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी का डंपिंग ग्राउंड गौतम गंभीर और उनके एनजीओ को दिया जा रहा है। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि हम एलजी विनय सक्सेना से मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकारी जमीन पर कब्जा करना, सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसको इल्लीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ करना, ये एक क्रिमिनल एक्ट है हमारे देश के संविधान के अनुसार, हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार, हमारे देश के कानून के आधार पर। ईस्ट दिल्ली के अंदर ये काम कोई और नहीं बल्कि ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी ने किया है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी ही पार्टी के गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी जी ने ये कहा है और उन्होंने ये मांग की है, उन्होंने एलजी से भी मांग की है, उन्होंने और बहुत सारे अधिकारियों को लिखा है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, ये कैसे हुआ। मुद्दा ये है कि एमसीडी के पास बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी ज़मीनें हैं। एमसीडी उन जगहों का, उन ज़मीनों का इस्तेमाल बहुत सारे सार्वजनिक कामों के लिए करती है, जैसे कूड़े का ढलाव बनाती है, कूड़ा एक जगह इकट्ठा करती है, वहाँ से प्रोसेस करती है। स्कूल भी एमसीडी बनाती है, छोटे छोटे अस्पताल भी एमसीडी बनाती है, बहुत सारे ऐसे काम, सामुदायिक केंद्र बनाती है एमसीडी, टॉयलेट्स भी बनाती है बहुत सारी जगहों पे। और उन जगहों का इस्तेमाल पब्लिक यूज़ के लिए होता है। वाजपेयी जी ने ये जो पत्र लिखा है, उन्होंने उनके बारे में ये लिखा कि इन्होंने एमसीडी से जो ये ढलाव की जगह है
ये ना किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को ये ट्रांसफ़र की जा सकती है, ना किसी प्राइवेट एक्टिविटीज़ के लिए ट्रांसफ़र की जा सकती है, हमेशा सार्वजनिक चीज़ों के लिए दी जा सकती है। वाजपेयी जी कहते हैं कि इन ढलाव के जगह पे जहाँ पे सफाई कर्मचारी जाके थोड़ा आराम करते थे, कई बार वहाँ पे कूड़ा डिस्चार्ज करते थे, वो सारी एक्टिविटी बंद हो गई, जिससे पब्लिक एट लार्ज लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। गांधीनगर और उसके आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। वो जगह एक इंडिविजुअल गौतम गंभीर जी और उनके एनजीओ को दे दी जाती है, जहां पर वो अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब ये सुनेगा तो उसको गुस्सा आएगा, उसको लगेगा कि यार ऐसा क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। गौतम गंभीर साहब इंडिविजुअल ज़मीन को, एमसीडी की जगहों को कब्जा कर रहे हैं, ऐसा अनिल वाजपेयी जी कहते हैं इस पत्र के माध्यम से, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी एक्टिविटी देखने के बाद एक चीज़ ये लगता है कि एमसीडी को, जो कि दिल्ली की जनता के टैक्स से बनी हुई है एमसीडी, आज उस एमसीडी को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ इंडिविजुअल लोगों ने अपनी प्राइवेट फर्म बना दिया है। जहां उनका मन करता है उन जमीनों को कब्जा कर लेते हैं। तो इतनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है एमसीडी के अंदर। पहले चूँकि हमने उठाया था इसलिए बहुत सारे लोगों ने डिसमिस कर दिया कि भाई ये तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, दिन भर यही करते हैं। लेकिन ये पत्र तो खुद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उठाया है ये प्रश्न कि भाई अनिल वाजपेयी जी ने उठाया। और अनिल वाजपेयी जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। अनिल वाजपेयी जी को राष्ट्रपति चुनाव के अंदर दिल्ली की, जहाँ तक अगर मुझे पूरी जानकारी है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ऑब्जर्वर अपॉइंट किया गया था। तो बड़े सीनियर नेता हैं अनिल वाजपेयी जी। अनिल वाजपेयी जी ने ये मुद्दा उठाया है और ये कंप्लेन दी है उन्होंने कि इस तरह से एमसीडी की ज़मीन को गौतम गंभीर जी और उनके एनजीओ को देकर कब्जा कराया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। इस पे दिल्ली की जनता का हक बनता है, किसी इंडिविजुअल का हक नहीं बनता, किसी एनजीओ का हक नहीं बनता। पूरी तरह से क्रिमिनल एक्ट है। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इस पूरे प्रकरण की टाइम बाउंड मैनर पे जांच हो। मैं एलजी साहब से मांग करता हूं कि इसकी वो जांच कराएं और जो भी दोषी अधिकारी हैं और खुद गौतम गंभीर जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लें। जो भी इस संविधान के अंदर, देश के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जो भी कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अन्यथा इस तरह से सरकारी ज़मीनों को इंडिविजुअल पहले कब्जा करते थे, अब तो बिल्कुल लीगली तरीके से उनको दे दिया जा रहा है कि आप ले लीजिए इसे। तो ये तो बहुत खतरनाक है, ये बहुत गलत है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है, हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका एक टाइम बाउंड मैनर में इसकी जांच हो और जो भी इसके खिलाफ जो लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। नासिक में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद आग का गोला बनी बस, एक बच्चे समेत 12 की मौत, कई घायल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस पर दिया विवादित बयान, कहा आजादी की जंग में संघ ने की अंग्रेजों की मदद, सावरकर को मिलते थे पैसे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आम आदमी पार्टी पर कसा तंज, बोले आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनका गैंग हिंदू और हिंदुत्व से इतनी नफरत क्यों करता है। कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश से पानी पानी हुए कई राज्य, तो वहीं उत्तरकाशी हिमस्खलन स्थल से अब तक 26 शव हुए बरामद। भारतीय वायुसेना के 90 साल हुए पूरे, इस मौके पर चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने एयरफोर्स की नई कम्बैट यूनिफॉर्म की लॉन्च। यूक्रेन पर परमाणु बम हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है रूस, जो बाइडेन ने चेताया दुनिया पर आने वाली है कयामत की रात, दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की जताई आशंका।
इसरो को मिली बड़ी कामयाबी। चंद्रयान 2 ऑर्बिट में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया। शनिवार यूपी के सहारनपुर में कोट रोड पर कपड़े की ब्रांडेड कंपनी मडाम के शोरूम में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जदयू का विलय कांग्रेस में कराना चाहते थे प्रशांत किशोर। सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को लेकर किए बड़े खुलासे। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज मैच कल होगा। मुकाबला क्रिकेटर्स की सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से सतर्क। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।